चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये आपका क्या है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। और इसमें हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, किसके बारे में पढ़ेंगे? मौर्य एवं मौर्योत्तर काल के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। और ये आपका 4 नंबर एपिसोड होने वाला है। ठीक है ना, इससे पहले हम लोग 107 प्रश्न कर चुके हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? बताइए, निम्न में से किस स्थल पर मौर्य साम्राज्य द्वारा महल बनवाया गया था? तो पाटलिपुत्र है ना, कुम्हरार, राजगिरी। बताइए कहाँ पर बनवाया गया था? तो कहाँ पर बनवाया गया था? आपका कुम्हरार में बनवाया। कहाँ पर? कुम्हरार में बनवाया गया था, है ना। तो वाडेल को कुम्हरार, कुम्हरार पटना के निकट, वाडेल को कुम्हरार बोले तो पटना के निकट एक स्तंभ तथा स्पूनर को 72 स्तंभों की प्राप्ति हुई। बाद में 8 स्तंभ और खोजे गए, है ना। 72 स्तंभ की क्या हुई? प्राप्ति हुई। और इसको बाद में आप 8 स्तंभ और खोजे गए। इस प्रकार कुम्हरार से 80 स्तंभों वाले लकड़ी के राजमहल 80 स्तंभ वाला लकड़ी के राजमहल का अवशेष प्राप्त हुआ है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल माना जाता था। और 80 स्तंभों वाला क्या था? आपका राजमहल का अवशेष प्राप्त हुआ है। 80 स्तंभों वाला क्या हुआ? लकड़ी का राजमहल का अवशेष प्राप्त हुआ है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राजमहल माना जाता है। और पतंजलि के महाभाष्य में चंद्रगुप्त मौर्य के इस राजसभा का उल्लेख हुआ है। और फायान ने इस राजप्रसाद को देव निर्मित बनाया। फायान ने इस राजप्रसाद को क्या बोला? देव निर्मित बताया। अगला प्रश्न है शक संवत का प्रारंभ होता है, शक होता है। देखो, तो शक होता है और विक्रम होता है। शक का आपका 78 एडी से 78 ईस्वी से आपका स्टार्ट हुआ था। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था और इसे प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। ठीक है ना। शक संवत का प्रारंभ क्या हुआ था? 78 ईस्वी में। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था और इसे प्रारंभ करने का श्रेय कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। किसको जाता है? कुषाण शासक कनिष्क को जाता है। शक संवत निकालने के लिए वर्तमान ईस्वी से में से आपका 78 को क्या कर दिया जाता है? वर्तमान ईस्वी से 78 कम कर दिया जाता है। शक संवत निकालना है ना, तो वर्तमान में जो चल रहा है ना उसे क्या घटा देना? 78 घटा देना। 78 घटा देना, निकल जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 1957 में मान्यता प्राप्त हुआ है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर आधारित है। शक कैलेंडर समय की चंद्र सौर गणना पर क्या आपका आधारित? अगला प्रश्न पढ़ा जी। 110 नंबर प्रश्न क्या है? दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? बताइए, सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसने की थी? दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय का मरम्मत किसने किया था? तो किसने किया था? बताइए। रुद्रदामन ने किया था। किसने किया था? रुद्रदामन ने किया था। जूनागढ़। ठीक है ना। जूनागढ़ अभिलेख 150 से 151 ईस्वी की बात है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करते 150 से 151 वर्ष 51 ईस्वी की बात है के अनुसार रुद्रदामन प्रथम द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत कराने का उल्लेख प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने करवाया था। बाद में अशोक के राज्यपाल तुषास्प ने उसमें से नहरें बनवाई थी। और उल्लेखनीय है कि रुद्रदामन के समय अतिवृष्टि से झील का बांध टूट गया था। अतिवृष्टि से क्या, बहुत ज्यादा बारिश से झील का बांध क्या कर गया? टूट गया था, जिसकी मरम्मत कार्य रुद्रदामन के प्रांतीय शासक सुविशाख ने करवाई थी। और इसके लिए प्रजा पर कोई अतिरिक्त कर नहीं आरोपित किया गया था। ठीक है ना। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक आपका कौन था? बताइए।
कुणाल है, वृद्धरथ है, तिवारा, अशोक। ठीक है ना। मौर्य शासक का अंतिम सम्राट कौन था बताइए। तो मौर्य शासक का अंतिम शासक था वृद्धरथ, है ना, वृद्धरथ था। मौर्य शासक, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृद्धरथ था, वृद्धरथ था, वृद्धरथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृद्धरथ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 से 321 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य, ईसा पूर्व की बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृद्धरथ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 से 321 ईसा पूर्व, 323 से 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, मौर्य साम्राज्य की क्या किया था? स्थापना किया था। वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की, और जिसने शुंग राजवंश की स्थापना किया, जिसने किसका स्थापना किया? शुंग वंश के स्थापना किया था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृद्धरथ था। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ था। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 से 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। और वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने किया, जिसने शुंग राजवंश की स्थापना किया। जिसने किसका स्थापना किया? जिसने शुंग राजवंश क्या किया? स्थापना किया। अगला है मेगास्थनीज होगा। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर तथा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। वह एक खोजकर्ता तथा इतिहासकार था। ठीक है ना। मेगास्थनीज यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया एक यूनानी राजदूत था। वह एक खोजकर्ता और इतिहासकार था। वह क्या था? आपका खोजकर्ता और तथा इतिहासकार था। इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। और इसने किसका रचना किया था? इसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उस समय के भारतीय समाज के बारे में वर्णन किया गया। और उस समय के भारतीय समाज के बारे में क्या किया गया? इसमें वर्णन किया गया। अगला प्रश्न पर आ जाइए। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? बताइए कौन सा पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? कौन सा पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो आंसर हो जाएगा आपका दिव्या, है ना, दिव्यावदान। क्या हो जाएगा? दिव्यावदान हो जाएगा। कौन सा पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो दिव्यावसान हो, क्या जाए? दिव्यावदान हो जाए। क्या जाए? दिव्यावदान। दिव्यावदान में चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मूर्धभिषिक्त अर्थात अभिषिक्त क्षत्रिय कहा गया। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक था। बिंदुसार क्या था? बिंदुसार मौर्य जो साम्राज्य था ना, दूसरा शासक था। इसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? इसका शासनकाल 298 से 273 ईसा पूर्व तक रहा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा जाता है। बिंदुसार को क्या कहा जाता है? अमित्रघात भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? मौर्य काल में आपका कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो ये आपका फौजदारी न्याय करता था। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो फौजदारी न्याय करता था। ठीक है ना। अगला चलिए प्रश्न। मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। एक है
धर्मस्थलीय, धर्मस्थीय, धर्मस्थीय, दूसरा है कंटक शोधन, धर्मस्थीय और कंटक शोधन, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ये न्यायालय ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त था और धर्मस्थलीय न्यायालय दीवानी न्यायालय की तरह कार्य करता था। जो कार्य करता था तो वही कंटक शोधन न्यायालय फौजदारी न्यायालय की तरह कार्य, कंटक शोधन जो न्यायालय था ना, फौजदारी न्यायालय की तरह क्या करता था, काम करता था। मौर्य काल में समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, है ना, महासंग्रहकर्ता होता था। और मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता, मौर्य काल में आपका मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता है ना, आय को क्या कहा जाता था, सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र आपका तक्षशिला था। मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था कौन था आपका, तक्षशिला था। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में आपका विभक्त है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है 15 अधिकरणों में क्या आपका 15 अधिकरणों में क्या आपका विभक्त है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में क्या आपका विभक्त। अगला है समाहर्ता कौन था, समाहर्ता था आपका कौन था, ये आपका था महासंग्रहकर्ता क्या था, समाहर्ता था, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़ा जी, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, इसको सीता कहा जाता था। मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, इसको सीता कहा जाता, इसको क्या कहा जाता था, इसको सीता कहा जाता था, ठीक है ना। अगला प्रश्न पढ़ा जी, अगला मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, बताइए कौन सा था। तो इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला था, कौन सा, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था आपका, तक्षशिला था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में आपका विभक्त है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आपका 15 अधिकरणों में क्या आपका विभक्त है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए, अगला है, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया, बताइए किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया। तो मस्की हो जाएगा, है ना, कलसी हो जाएगा, मेहसाना हो जाएगा, भाब्रू हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका भाब्रू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाब्रू हो जाएगा। किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया, तो क्या हो जाएगा, भाब्रू हो जाएगा। सम्राट अशोक महान ने भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराटनगर से आपका खोजा गया। अशोक सम्राट महान के भाब्रू शिलालेख को जयपुर के निकट विराटनगर से आपका खोजा गया, जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बौद्ध धर्म और संघ में अपनी आस्था व विश्वास प्रकट किया गया है। और इसी अभिलेख में अशोक स्वयं को मगध का क्या करता है, मगध का राजा कहता है ना, तो मगधाधिराज कहता है। और सोहगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। सोहगौरा अभिलेख में किसका मिलता है, सोहगौरा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अशोक के जो 13वें शिलालेख है ना, अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। सामान्यतः अशोक अपने अभिलेखों में प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में पाई जाते हैं। अशोक का जो शिलालेख है किस भाषा में पाई जाती है, प्राकृत। अशोक का शिलालेख आपका प्राकृत भाषा में पाई जाती है। अशोक का शिलालेख आपका प्राकृत भाषा में पाई जाती है। अगला है, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, बताइए। तो किस में बताया, मस्की का और भाब्रू स्तंभ, कितना हो जाए, भाब्रू स्तंभ हो जाए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन है आपका, प्राकृत भाषा है।
कौन सा भाषा है आपका? प्राकृत भाषा हो जाएगा, ठीक है ना। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आंसर है प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न पर आ जाइए। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से आपका जाना जाता था? तो आपका प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता? प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है? तो ये आपका मिलता है, आपका किसमें मिलता है कलिंग विजय का वर्णन? तो उसमें हम लोग पढ़े थे मस्की, रुद्रदामन, जूनागढ़, हाथी गुफा, है ना। तो आपका जो है देखिए यहाँ से सम्राट अशोक स्वयं को पकड़ कर 16 देख लिए। तेरहवें शिलालेख में कलिंग विजय का 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। सामान्यतः अशोक अपने अभिलेखों को प्रियदर्शी कहा जाता था। अशोक का अभिलेख सर्वप्रथम जैन सिटीजन पढ़ा था। और इसमें चलिए सम्राट अशोक का महान में भाबरू शिलालेख को जयपुर से के निकट विराटनगर में खोजा गया है। भाबरू शिलालेख को, जिसमें अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बौद्ध धर्म और संघ के अपनी आस्था का विश्वास प्रकट किया है। इसी अभिलेख में अशोक का स्वयं को मगध का राजा मगधाधिराज कहता है। और सोगोड़ा अभिलेख में अकाल का सोगोड़ा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का विजय का मिलता है। 13वें शिलालेख हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 13वें शिलालेख। क्या हो जाएगा आपका? 13वें शिलालेख हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अशोक के किस अभिलेख में अकाल है ना, दुर्भिक्ष का उल्लेख मिलता है? तो सौगोड़ा में। किसमें मिलता है? सौगोड़ा में मिलता है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो आपका अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट था और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 323 से 321 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 323 से 321 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त भारत के आपका महान सम्राट था। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 327 से 321 ईसा पूर्व में किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य है ना सुदूर दक्षिण को छोड़कर पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में आपका सफल रहा। और तमिल ग्रंथ तमिल ग्रंथ है का आहनानूर और नूरनानूर है ना, नूरनानूर में चंद्रगुप्त के दक्षिण विजय का वर्णन मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध आपका धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो होता है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था धनानंद के साथ उत्तराधिकार के लिए हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की कूटनीतिक रणनीतियों का वर्णन विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक को हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र को है, ठीक है ना। और इस नाटक का जो है ना मुद्रा राक्षस, ठीक है, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य की राजनीतियों का वर्णन विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में मिलता है। इस महत्वपूर्ण नाटक का हिंदी में अनुवाद करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसको है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह
जानकारी मिलती है। कहाँ से जानकारी मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त का प्रभाव कहाँ तक फैला? चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? एक प्रबुद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। और इसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। इसने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। और इसने दक्कन का भी आपका विजय किया था। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य था एक निरंकुश शासक। बताइए, एक राजनीतिज्ञ। तो ये क्या आ जाएगा? एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक। चंद्रगुप्त मौर्य क्या था आपका? चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक, एक प्रबुद्ध है ना निरंकुश शासक था। अगला प्रश्न पर आज प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हो जाए। प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हो जाएगा। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक का फैला हुआ था? किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, है ना, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन के आपका जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन की क्या जाए? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। ठीक है। चलिए 131 नंबर, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय किया था? तो चंद्रगुप्त ने। किसने हो जाए? चंद्रगुप्त ने हो जाए। अब बताइए अगला प्रश्न 132, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से आपका वर्णन हुआ है वो है? जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वो है आपका कौन सा? विशाख दत्त, है ना। विशाख दत्त के ग्रंथ में, ठीक है ना, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन है आपका विशाख दत्त के हो जाए। ठीक है ना। अगला प्रश्न आ जाए, कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री? कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री? कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री था। अगला है कौटिल्य अथवा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और पुरोहित था। पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दोनों विभाग कौटिल्य के अधीन था। कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की जो राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है ना, जो किससे संबंधित है? राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश उपहार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश उपहार के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ। नंद वंश के पश्चात
मगध पर। नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका शासन स्थापित हुआ था? मौर्य वंश, है ना। और लास्ट शासक कौन था? घनानंद था, ठीक है ना। नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश का आपका शासन स्थापित हुआ। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया। विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया। अगला जी 134 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था? अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन था? कौटिल्य होता है ना, कौटिल्य। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो आंसर राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। किस पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। अगला है नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश के शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो आपका मौर्य, है ना। किसने शासन किया था? आपका मौर्य। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य का पहचान किसने की? सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो आंसर हो जाएगा आपका विलियम जोन्स हो जाएगा। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने किया, ठीक है ना। अगला है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये आपका आधारित है शासन कला और सिद्धांत। शासन कला के सिद्धांत पर, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो 500 युद्धक हाथी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया था? 500 युद्धक हाथी दिया था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज दूत था किसका? था सेल्यूकस निकेटर का दूत था। किसका? सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में क्या किया था? ये भारत आया था। और इसके द्वारा रचित इंडिका पुस्तक में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का उल्लेख किया है और इसके साथ ही इसमें मौर्य साम्राज्य की 7 वर्णों में विभाजन का भी आपका वर्णन मिलता है। अगला 141 नंबर प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, बताइए, वह इंडिका है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है कौन सा है? आपका पुस्तक आपका इंडिका है, ठीक है ना। अगला है मौर्य साम्राज्य का 7 वर्णों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज के पुस्तक में, ठीक है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में हो जाएगा। मेगास्थनीज का पुस्तक क्या हो जाएगा? आपका मेगास्थनीज का पुस्तक आपका इंडिका में हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न पढ़ा जी, इंडिका का लेखक कौन था? इंडिका का लेखक कौन था? आपका मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। अगला, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश है, अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों की सम्मान, ठीक है ना, इसमें से कोई नहीं होगा। तो अशोक के धम्म में राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता तथा शांति एवं अहिंसा के विचार परिलक्षित है। इतिहास में अशोक के प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में आपका इस प्रकार वर्णित किया है। धम्म है साधुता। धम्म क्या? आपका साधुता। बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना। धम्म में क्या? आपका साधुता, बहुत अच्छे कल्याणकारी आपका अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में उदारता, दया, दान, सुचिता, है ना,
अशोक ने अपने 12वें शिलालेख में धर्म की आपका सार वृद्धि पर जोर दिया है। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का पौत्र था। सम्राट अशोक कौन था? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। और अशोक की रानी का नाम आपका कारुवाकी उसके अभिलेखों में मिलता है। कारुवाकी उसके अभिलेखों में मिलता है। अशोक के ही प्रयास से बौद्ध धर्म एक वैश्विक धर्म बना। बौद्ध धर्म आपका वैश्विक धर्म बना। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के साम्राज्य में आपका श्रीलंका शामिल नहीं था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में आयोजित की गई, है ना, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे विजित किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर उसे जीता था। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए आर्थिक कारण आपका डी कौशाम्बी ने आपका प्रतिपादित किया। मौर्य काल के पतन के लिए आर्थिक कारण डी कौशाम्बी ने प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है 145 नंबर प्रश्न। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? चंद्रगुप्त का ये पौत्र था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? तो रानी कौन थी बताइए? कारुवाकी, है ना। कौन थी रानी? कारुवाकी उसकी रानी थी। अगला प्रश्न पड़ा है, निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक वैश्विक धर्म बना? निम्नलिखित किसके प्रयास से? अशोक के प्रयास से बना था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? आपका श्रीलंका शामिल नहीं था, ठीक है ना। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो कलिंग पर आक्रमण किया था। अगला है 151 नंबर प्रश्न। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? बताइए। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? तो आंसर हो जाएगा DN झा। क्या आ जाएगा? इसमें से कोई नहीं होगा, व्याख्या दे। तो उसमें से डी क्या था? डी क्या था आपका? डी कौशाम्बी। डी क्या आ जाएगा आपका? कौशाम्बी। इसमें से कोई नहीं। अफगान कलिंग अशोक बहुत डी कौशाम्बी। डी कौशाम्बी हो जाएगा। अगला है सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? बताइए। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक, अशोक का राज्याभिषेक, है ना, मेगास्थनीज का भारत आगमन, है ना, अशोक की कलिंग विजय। तो कौन सा हुआ था? अशोक का कलिंग विजय हुआ था, है ना, अशोक का कलिंग विजय। उपयुक्त विकल्पों में अशोक का कलिंग विजय की घटना सबसे अंत में घटित हुई थी। सबसे अंत में घटित हुई थी, है ना। कौन सी घटना अंत में घटित हुई थी? अशोक का कलिंग विजय सबसे अंत में हुआ था, ठीक है ना। अगला है अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट की बात करते हैं। वृद्धरथ कौन था? वृद्धरथ था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? वृद्धरथ था, ठीक है ना। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ था। वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने एक राजवंश की स्थापना की जिसे शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। पुष्यमित्र शुंग क्या था? कट्टर ब्राह्मणवादी था और इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। कट्टर ब्राह्मणवादी था और इसने क्या किया? 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। इन अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित पतंजलि थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। और अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि, है ना, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि होती थी, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि की अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है आपका? तो जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को क्या बोलते हैं? सीता भूमि कहा जाता है, ठीक है। अगला है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज स्थापित हुआ? मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ?
तो आंसर हो जाएगा आपका शुंग वंश का। किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? शुंग वंश हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट विधिरथ की हत्या कर शुंग वंश का स्थापना किया। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग क्या था आपका? पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का क्या था आपका? सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट विधिरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट विधिरथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग है ना मौर्य सेना का सेनापति था और शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी इसके अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है, जो जिसके राजपाल धनदेव से संबंधित है। शुंग वंश के बाद कनौज वंश का शासन स्थापित है। शुंग के बाद किसका स्थापना होता है? कनौज वंश का शासन स्थापित हुआ। और मोगलीपुत्र है ना सातकर्णी, गौतमीपुत्र है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी क्या था? गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो आंसर सातवाहन से था। ठीक है ना। अगला 157, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो आंसर कन्नौज। शुंग वंश के बाद किसने शासन किया था? कन्नौज ने शासन।